भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके नेता, मंच पर विराजमान मान्यवर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधान की ओर से देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता बहन सुषमा स्वराज जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री नड्डा जी, श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री रामलाल जी और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अन्य पदाधिकारी और पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। ये आजकल नवरात्र के शुभ पर्व चल रहे हैं। ये हमारे देश का चैत्र नवरात्र एक तरह से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो आप सबको नए वर्ष की भी और आपके साथ साथ सारे देश को भी एक मंगलमय और सफल सशक्त भारतवर्ष के निर्माण के लिए शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस चुनावी घोषणा पत्र के लिए एक समिति का निर्माण किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका दायित्व मुझे सौंपा और साथ में एक 17 लोगों की समिति सहायता के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में मुझे उपलब्ध कराई। एक वेबसाइट खोला गया था जिसमें करीब 1 लाख से अधिक सुझाव हमारे पास देश और विदेश से आए। सुझाव बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर और हमारे पास इंग्लैंड और अमेरिका से भी सुझाव आए, जो भारतवंशी वहाँ रहते थे और जिन्हें भारत के भविष्य की चिंता है, उन्होंने भी अपने सुझाव उसमें दिए। उन सारे सुझावों का विश्लेषण करके और इसके बाद यहाँ जो देश की विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे परामर्श करके हमें जो भी कुछ इनपुट्स मिलते गए, उन सबको हमने फिर बारीकी से निरीक्षण किया। औद्योगिक संस्थाओं से बातचीत की, शिक्षकों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, युवकों से बातचीत की, जो उपेक्षित क्षेत्र के लोग हैं उनसे बातचीत की, जो डिसेबल्ड हैं, जिनकी में कुछ शारीरिक दोष हैं, जो अक्षम हैं, उनसे बातचीत की, बच्चों से भी बातचीत की, उनके भी सुझाव हमारे पास आए। जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उससे बातचीत की, रिटेल ट्रेडर्स के संस्थाओं से बातचीत की, ऑर्गेनाइज्ड लेबर की लेबर यूनियंस के साथ बातचीत की और इस तरह से मछुआरों से बातचीत की, जो देश में आर्टिजन्स हैं, तरह तरह के, कुछ लोहार हैं, कुछ चर्मकार हैं, कुछ कुम्हार हैं, कुछ बढ़ई हैं, उनके भी जो प्रतिनिधि आए, उन सबसे भी हमें इनपुट्स मिले। इसके अलावा अनेक व्यक्तियों ने तरह तरह के इनपुट्स, छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं तक हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन सबको गहराई से अध्ययन करने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया। संसदीय अधिकरण के सभी मित्रों से इस पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद इसको अंतिम रूप देकर आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विमोचन अभी आपके सामने थोड़ी देर में होगा। भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे, मैं उसकी कुछ विशेष जो मुख्य उसके शीर्ष हैं उनका उल्लेख करता हूँ। इसमें हमने इस बात की विशेष योजना की है कि जो देश के सामने तात्कालिक समस्याएं हैं, जो देश के लोगों को परेशान कर रही हैं और जिनके बारे में बहुत आग्रह के साथ लोगों ने कहा कि इनका समाधान भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, तो उसमें से प्राइस राइज, इन्फ्लेशन,
ये एक ऐसा बड़ा व्यापक मुद्दा था जो शायद सबसे अधिक लोगों को परेशान कर रहा है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप और रोज़गार, ज़्यादातर नवयुवकों ने इस बारे में अपनी वेदना प्रकट की हमसे कि खाली हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, सक्षम हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। न तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई मौका है, न उनके लिए कोई रोज़गार है। इसी के साथ साथ लगभग उतनी महत्व के साथ लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में, उसके उन्मूलन के बारे में आग्रह किया कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका उन्मूलन, जिसका निराकरण जल्दी होना चाहिए, और उसके साथ काला धन। और इन सब के मूल में जो इस देश की नीतियों में दुर्बलता आ गई है, एक तरह से लकवा मार गया नीति निर्धारकों को, पॉलिसी पैरालिसिस, कि लोगों को समझ में नहीं आता कि नीति कौन सी है, कब बनी, किधर चली, कौन चला रहा है, नीति का मतलब क्या है, नीति है भी या नहीं भी है। तो इसलिए वो उसके बारे में भी बहुत गंभीरता से लोगों ने सुझाव दिए। फिर जो सरकार नीति बनाती भी है, उसका अंत क्या होता है, यहाँ से जो कुछ बना भी वो आखिर तक नहीं पहुँचता, डिलीवरी बहुत पुअर है। और इसलिए ज़्यादातर लोगों का ये सुझाव था कि जो प्रशासकीय हमारा ढांचा है उसमें कमज़ोरियाँ आ गई हैं, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ देश की अर्थव्यवस्था में आ गई। तो उसमें इस सिस्टम को रिफॉर्म करना, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस को लाना, ट्रांसपेरेंट, इफ़ेक्टिव और ऐसी सरकार की नीतियाँ और ऐसा सिस्टम कि जिससे लोगों को काम करने में उत्साह मिले, निरुत्साहित ना हो। एक आदमी अगर व्यापार के लिए जा रहा है और अगर लाइसेंस और सारी परमिशन लेने में ही उसे 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, तो वो निरुत्साहित होता है। तो इसलिए उत्साहजनक नीति होनी चाहिए, लोगों को काम करने में उत्साह आए, लोग कहें कि हम काम करना चाहते हैं देश में। तो इस तरह से एक उत्साहवर्धक वातावरण हमारे इस फ्रेमवर्क के द्वारा बनना चाहिए। टीम इंडिया का एक कंसेप्ट रखा गया है कि जिसमें केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी भागीदारी हो इस देश के निर्माण में, और इसलिए बहुत अच्छे स्वस्थ सेंटर स्टेट रिलेशंस कायम किए जाने की बात कही गई है। और इसलिए स्वाभाविक है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना ये भी बहुत आवश्यक हो गया है, विकेंद्रीकरण करना। और इसीलिए जो डेमोक्रेसी के स्वरूप में आजकल केवल एक तंत्री मामला हो गया है, दिल्ली से चले और नीचे तक पहुंच जाए, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात है। लोग नीचे से भी ऊपर तक इस तंत्र को अपना समझें और उसमें अपनी भागीदारी करें। एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और पुलिस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसकी महती आवश्यकता लोगों ने बताई है, उसका विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। क्या सुधार जुडिशरी में होने चाहिए, किस तरह से लोगों को न्याय जल्दी और कम कीमत में मिले, मुकदमों का निपटारा जल्दी हो, कोर्ट के बाहर भी फैसले कर सकें, लोग आपस में समझौते कर सकें, उसकी व्यवस्था हो, लोक अदालतों का निर्माण हो, और ऐसे लोगों का विश्वास जुडिशरी पर बढ़े, हमारे कानूनी तंत्र पर बढ़े, उसके लिए बहुत सारे सुधार इसमें सुझाए गए हैं। इसीलिए ई गवर्नेंस ये यहाँ भी होने की ज़रूरत है, और ऐसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा सकती हैं कि लोगों को बहुत सी जानकारियाँ अपने स्थान पर बैठे ही मिल सकें। पुलिस के रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, और उसमें एक विशेष बात ये कही गई है जो महिलाओं के साथ संबंधित है कि पुलिस डेडिकेटेड फॉर वीमेन, जो महिलाओं की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और उनके ऊपर होने वाले अपराधों की दृष्टि से हर एक राज्य में निर्माण की जाए, ताकि महिला सुरक्षा भी बनी रहे और पुलिस का पूरा रिफॉर्म किया जाए। जो हमारे देश में वंचित हैं और जो बाकी के देश के हमारे क्षेत्र हैं, उनमें जो आज गहरी खाई आ गई है, उसको भी हमें दूर करना है, उसका भी विचार है। SCs, STs और बाकी जो हमारे यहाँ के दुर्बल सारे क्षेत्र हैं, उनको सामाजिक न्याय मिलना और उनका सशक्तिकरण होना, ये बहुत ज़रूरी है, और उस सशक्तिकरण के लिए भी इसमें विस्तार से प्रोग्राम दिए गए हैं। जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ी भावना बहुत से क्षेत्रों में ये है कि अवसरों में असमानता है, और वो उनके अवसर आगे बढ़ने के, शिक्षा के, उद्योग के आगे आने के, ये अवसर उनको और ज़्यादा
इस तरह से दिए जाएं कि उनको भरोसा हो। अभी तक जो यहाँ से कई कार्यक्रम दिए हैं, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम गया है, पर उसका परिणाम नहीं निकला। वहाँ के बहुत से नवयुवकों ने इस बारे में बार बार ये कहा है कि साहब ये सुनाई तो देता है, प्रोग्राम है, रेडियो में उसका विज्ञापन भी मिलता है, टेलीविज़न में भी विज्ञापन आता है, लेकिन हमें धरातल पर नहीं मिलता कुछ। वी डोंट गेट एनीथिंग सब्सटेंशियल, कुछ उसके कारण से हमें लाभ होता नहीं है। तो उसके बारे में सुधार करना, कैसे सुधार करना, उसका भी विचार है। फिर सबसे बड़ी आवश्यकता फूड सिक्योरिटी की है, उसके बारे में पूरा चिंतन किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो खाई है आज, जो अंतर है, उसका भी विचार किया गया है इसमें। और एक ये कोशिश की गई है कि ये बताया जाए कि देश को अब आगे बढ़ना है, छलांग लगानी है ऊंची, क्योंकि जो स्थिति अभी तक इस देश में हुई है उसमें हम पीछे गए। 10 साल पहले जो देश की स्थिति थी और जो एनडीए सरकार ने जहां देश को पहुंचाया था, वहां से देश बिल्कुल गिरते गिरते नीचे आ गया है। जब एनडीए की सरकार थी तो विकास की दर 9% और महंगाई की दर 4.5%, और अब विकास की दर 4.5% आंकड़ों की जगलरी से, वो भी वास्तविक नहीं, और महंगाई 9% होलसेल, और कंज्यूमर प्राइस में तो 18% 19% तक गई है। तो ये जो देश में ह्रास हुआ है, कमी आई है, हम नीचे गिरे हैं, और शायद इतना नीचे कभी नहीं गिरे हैं इन पिछले 50-60 सालों में। तो वहाँ से उठकर अगर हमें आगे जाना है, दुनिया से हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इस उछाल को आगे लेना पड़ेगा, हमें एक जंप लेनी पड़ेगी, एक तेज़ी गति से आगे चलना पड़ेगा। तो उसकी दृष्टि से सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं, और उसमें नौजवान ख़ास तौर पर इनका भी योगदान होना चाहिए इस उछाल को बहुत तेज़ी से आगे ले जाने के लिए। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी योगदान हमें मिलना चाहिए, उनके तजुर्बे का, उनके द्वारा किए गए देश की सेवाओं का जो उनको अनुभव है, उसका एक स्वाभाविक लाभ हमें मिलना चाहिए, और हम उनकी भी पूरी मदद इसमें लेंगे ताकि देश आगे बढ़े। नौजवानों की स्फूर्ति से, नए विचारों से, उनके अंदर के जोश से, उनके सपनों से वो आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसको एक आवश्यक धरातल मिले तजुर्बों का, उसके लिए हम सीनियर सिटीजन्स को भी शामिल करेंगे। महिलाएं, ये हम राष्ट्र निर्माता मानती हैं, उनका योगदान इसमें बहुत आवश्यक है, और ये तभी हो सकता है जबकि देश में शिक्षा का बहुत प्रसार हो। एक अशिक्षित देश ऊंचा नहीं जा सकता। जितना ऊंचा हम जाना चाहते हैं उतनी ऊंचाई तक शिक्षा का स्तर ले जाना पड़ेगा, और हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ेगा, और हमारे देश की शिक्षा संस्थाएं ये विश्वमान्य बने, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी तक जो स्थिति है उसमें हमारे देश के विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान दुनिया की किसी और देश की तुलना में कहीं टिकते नहीं हैं। जब एनडीए सरकार थी तो हमारे कुछ विश्वविद्यालय और कुछ तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थान दुनिया के हॉराइजन पर थे, हमारे क्षितिज पर थे। आज नहीं है। कोई भी विश्वविद्यालय आज दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों के अंदर नहीं आता है। तो ये एक हमारे शिक्षा की भारी कमी है। रिसर्च नहीं है, अध्यापकों का भारी अभाव है। बहुत सी शिक्षाएं संस्थाएं चल रही हैं, उसमें कई बार देखने को आया है कि रोटेशन से अध्यापक चलता है, सुबह यहाँ पढ़ा रहा है, शाम को कहीं और पढ़ा रहा है, रात को कहीं और पढ़ा रहा है। अध्यापकों की भारी कमी है, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रबंध करेंगे। एक और दिक्कत है कि हमारे यहाँ नौजवान तो है मगर उसकी स्किल्स नहीं है, तो हम वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स इसमें रखे हैं, और प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, उसके लिए भारी प्रयास इसमें किया गया है। और यहाँ तक है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के भी सारे सुझाव इसमें दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था को अपनी इस अधोगति से निकालने के लिए कुछ सुझाव इसमें दिए गए हैं। उसमें टैक्सेशन के सुधार की बात कही गई है कि टैक्सेशन के जो आज के कानून हैं उससे लोगों को परेशानियां बहुत हैं। कई बार जो टैक्स की नीति बनाई है सरकार ने, उससे लोगों को लगता है कि ये कोई आतंकवाद है टैक्स का, टैक्स टेररिज्म हो रहा है। 10 साल पुरानी चीज़ों के ऊपर बाकी वापस जाके कुछ नीतियां बनाई जाएं, तो
तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएंगे। और अगर इकोनॉमी को आपने आगे ले जाना है तो उसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट ये करना ज़रूरी है। उसके सारे रास्ते इसमें सुझाए हैं कैसे किया जाएगा। बैंकों की हालत खस्ता है, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी इसमें पूरे विस्तार से किया गया है। अर्थव्यवस्था का मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ये इस समय बहुत आवश्यक है। बिना मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स नहीं आएंगी, नौकरी नहीं बनेगी। मैन्युफैक्चरिंग का सामान अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा CAD जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम नहीं होगा। अगर हमें विदेशी पूंजी इकट्ठी करनी है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसके लिए ब्रांड इंडिया ये हमें तैयार करने होंगे। इंडिया इनोवेट्स, इंडिया क्रिएट्स ब्रांड्स एंड इंडिया लीड्स। जब तक हम ये मनोवृत्ति नहीं करेंगे कि भारत को अपनी पहचान वाले उत्पाद बनाने होंगे, उनको ठीक से मार्केट करना होगा और नए नए हर बार आविष्कार नए करने होंगे, और जितनी जल्दी हम इनोवेशंस करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे ब्रांड्स दुनिया के बाज़ार में आएंगे और उतनी ही जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, सुधार आएगा, और उतनी ही जल्दी हमें लोगों को रोज़गार देने में सुविधा मिलेगी। इसकी दृष्टि से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की भूमिका का वर्णन किया गया है। कृषि में उसको प्रोडक्टिव, साइंटिफिक और रिवार्डिंग बनाने की बात कही गई है। किसानों को उनकी लागत मूल्य के ऊपर 50% दाम बढ़ाकर उन्हें मूल्य मिलना चाहिए, इसके बारे में बहुत आग्रह किया गया है। फिर जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ हैं उनकी दृष्टि से क्या हम कर सकते हैं वो सारा इसमें लिखा गया है। टूरिज़्म को बहुत हमें आगे बढ़ाना है, और जो हमारा अनटैप्ड पोटेंशियल है उसके लिए कुछ नए टूरिस्ट सर्किट्स, 50 नए टूरिस्ट सर्किट्स हम बनाएंगे, इसका उसमें उल्लेख किया गया है। फिर जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो गरीब आज पड़े हैं पिछड़े, लेकिन उनका जो उत्पाद है वो घरेलू कामों में बहुत आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी स्किल बढ़ाना, उनके लिए सुविधाएं देना, उनको मॉडर्नाइज करना, जिससे वो आगे चल सकें। फिर बिजनेस एंड ट्रेड, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है। उसमें हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि बारिंग मल्टी ब्रांड रिटेल, बाकी जहाँ भी एसेट फॉर्मेशन और देश के लिए जॉब्स क्रिएट करने के क्षेत्र होंगे, उस सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर साथ ही साथ हमने इसमें हाउसिंग के बारे में, जो अर्थव्यवस्था को भी सुधारता है और लोगों की महती आवश्यकता है, तो भारत में हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर हो, इसको इस दृष्टि से हमने इसमें रखा है। आगे के लिए जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हमने इसके अंदर रखे हैं, जैसे उनमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो देश भर में गैस ग्रिड की स्थापना करना, एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गांव में, जिससे कि लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकें, वाईफाई जोन्स उनको मिल सकें, और जो हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसका हम विशेष रूप से विकास करेंगे। रेलवेज़ में भी जो हमारा आगे का नेटवर्क है वो एक एग्री रेल नेटवर्क होगा। किसानों की दृष्टि से, कृषि उत्पाद की दृष्टि से, जो कृषि के उत्पाद का आना जाना है, उसके लिए हमने एक बात ये भी कही है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर का एक नेशनल मार्केट बने, राज्यों की सलाह से, कि किस तरह से एक मुक्त व्यापार अनाज के मामले में किया जाए और अनाज का अभाव कहीं भी ना हो सके और किसान को अपने उत्पाद के अच्छे दाम भी मिल सकें। तो वो तभी संभव है जबकि कृषि उत्पादों के लिए दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, ये इसको सरलता से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जाए, और वो बिल्कुल मॉडर्नाइज यातायात के साधन हो, रेफ्रिजरेटेड हो तो जहाँ ज़रूरत है वो भी मिलें। इसी तरह से रेल, टूरिज़्म की रेल के लिए विशेष व्यवस्था है, जिसमें पिलग्रिमेज रेल की भी एक व्यवस्था होगी। फिर जो आपके रेलवे के तमाम ब्रिज हैं, पुल हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जो पुराने हो गए, खड़े हो गए, उनको बदलने की बात है। और इसके साथ साथ एक
हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, देश को जिस तरह से सड़कों के जाल के द्वारा मिलाया गया है, इसी तरह से एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हमारे देश में, आप जानते हैं कि अब 1947 के बाद हमारे देश में हमारे जनतंत्र की, गणतंत्र की, हमारी स्वाधीनता की नई डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली आ रही हैं, तो उनके ध्यान में रखते हुए इसको किया है। फिर सबसे बड़ी बात पानी के लिए कही गई है कि वाटर स्ट्रेटजी हम करेंगे, किसानी की दृष्टि से हर खेत को पानी, और हर गांव में हर व्यक्ति को पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाने की बात कही गई है। और भूमि तल के नीचे जो पानी है उसको हार्नेस करने के लिए कहा गया है, जिससे कि पानी का अभाव न हो, क्योंकि पानी आने वाले वर्षों में दुनिया के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो भारत को उसी के बारे में अभी से अपने आप को सुरक्षित करना होगा, और जहाँ जहाँ फिजिबल है वहाँ नदियों को जोड़ने की बात भी कही गई है। ये आगे के जो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आम आदमी के लिए ज़रूरी हैं, वो रखे गए हैं। फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर को जोड़ना और वहाँ की यातायात के प्रबंध को ठीक करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर और कोस्टल एरियाज़ का यातायात और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि देश के विकास में पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत अपने प्राचीन काल में भी अपने पोर्ट्स के आधार पर, अपने जल शक्ति के आधार पर, नौका शक्ति के आधार पर दुनिया में गया हुआ था। सबसे पहले जहाज़रानी हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। तो इसलिए ये हमारा बहुत पुराना एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमने किसी से कभी मार नहीं खाई थी, लेकिन आजकल हम बहुत पीछे हैं। तो उसकी दृष्टि से अगर पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है तो शिप बिल्डिंग इसका विकास करना होगा, तो वो भी समुद्र के किनारे होगा। तो फिर उस क्षेत्र का विकास करना, कोस्ट का विकास करना, और इन तमाम हमारे जो पोर्ट्स हैं इनको मिलाना, इसके लिए एक सागरमाला प्रोजेक्ट, इसकी बात कही गई है। फिर जो हमारी श्रमिक शक्ति है उसके लिए पूरे कई प्रोग्राम्स ऐसे रखे गए हैं, और एक नया कंसेप्ट इसमें दिया गया है कि श्रम और उद्योग, टेक्नोलॉजी और पूंजी, ये सब मिलके एक फैमिली के तौर पर चलें, इंडस्ट्री फैमिली, ताकि विवाद कम से कम हो और पूरे इंडस्ट्री का, पूरे उद्योग का हित, उद्योगपति भी, जो उसके टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो भी, जो श्रमिक फोर्स है वो भी, और जो उसके उपभोक्ता हैं वो भी, ये सब मिल के इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उद्योग चलता रहे, उद्योग निरंतर चलता रहे, और किसी भी तरह से उसमें घाटे की या बंद होने की स्थिति ना आए। और अगर कभी वो ऐसी स्थिति आती भी है तो श्रमिकों की जो वेजेस हैं उसको सबसे पहले भुगतान किया जाना चाहिए। ये भी इसमें विशेष रूप से हमने श्रमिकों के लिए आग्रह किया है। अब पानी के बारे में एक बात का और विशेष ध्यान रखा गया है कि वो साधन जिससे खेती में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है उनका सुधार किया जाए, और कम पानी से ज़्यादा उत्पादक फसल एक ड्रॉप में कितनी बढ़ सकती है उसका चिंतन करते हुए सिंचाई के नए साधन जिसमें कम पानी का उपयोग हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज में आज लगभग 78% खर्च हर आदमी अपने स्वास्थ्य के ऊपर खुद करता है, आउट ऑफ पॉकेट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको सहायता मिलती है वो 20% की मिलती है। तो इसको ये एक तरह से गलत है। स्वास्थ्य सुरक्षा हर व्यक्ति को एक नैतिक और उसके जीवन का मूलभूत अधिकार है, तो इसको हम बदलेंगे। और उसकी दृष्टि से ये कहा गया है कि एक तो नई हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे जो 2002 के बाद बनी नहीं। इसी तरह से नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन ये हम जारी करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति को यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ हम आगे ले जाएं, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम हो। और साथ ही साथ हम तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको मॉडर्नाइज़ करेंगे, अपग्रेड करेंगे, और हर स्टेट में एक एम्स इस तरह से वहाँ बनाई जाए। ये हमारा इसमें घोषणा पत्र में संदेश है।
साथ ही साथ योग और आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे वो ऐसे सिस्टम्स हैं जो आम आदमी के लिए सुलभ होते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। तो उसके लिए ये कोशिश की जाएगी कि नए इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जाएं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जिसमें आधुनिक विज्ञान भी हो और आयुर्जिनोमिक्स जैसे नए सब्जेक्ट भी डाले जाएं, और साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनका साइंटिफिक वैलिडेशन किया जाए और इसको व्यापक पैमाने पर किया जाए ताकि हमारी दवाइयाँ विश्व में दवाइयों के तौर पर एक्सेप्ट हो सकें। अभी वो खाली एक फूड हेल्प के तौर पर लोग दुनिया में स्वीकृत हैं। हम चाहते हैं कि वो इस मामले में आगे जाएं, और इसलिए उसके लिए हमने ट्राइबल्स के उन तमाम क्षेत्रों में जहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं उसके लिए विशेष प्रबंध किया है, विशेष प्रावधान किया है कि जड़ी बूटियों का और मेडिसिनल प्लांट्स का उत्पादन और उनका मूल्य, उसके लिए व्यापक मार्केटिंग व्यवस्था ये की जाए। पिछले समय में जब एनडीए सरकार थी, हमने देखा था कि हल्दी और अदरक ऐसी चीज़ें हैं जो मिज़ोरम में और तमाम नॉर्थ ईस्ट में 1 रुपये 2 रुपये किलो बिकती थी, और वो यहाँ के बाज़ार में आकर के उसका जो भी दाम लगता था उसका लाभ किसान को नहीं होता था। तो उस समय वाजपेयी जी की सरकार के ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से हमने उनको एक टेक्नोलॉजी दी जिंजर ऑयल बनाने की। तो नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोगों को, किसानों को 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक दाम मिलने लगा, और वहीं घर बैठे उनके लिए मार्केट आ गया, और जिंजर ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट है। इसी तरह से हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इन उत्पादों का लाभ देंगे तो देश के आम किसान को भी लाभ होगा, मार्जिनल फार्मर को भी उसका लाभ होगा, वो छोटे से खेत में अपने इनको कर सकता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और केरल जैसे राज्यों में, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में जहाँ ये बहुतायत से मिलती है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये विज्ञान तो हमारा था लेकिन चीन इसमें हमसे आगे जा रहा है। हम इसको आज भी कर सकते हैं और आम आदमी के लिए यहाँ लाभकारी दवाइयाँ भी दे सकते हैं और दुनिया को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं बहुमुखी प्रयास है, जिससे ट्राइबल और इन सारे क्षेत्रों का भी विकास हो और हेल्थ के मामले में भी हमारा ये सारा उसका जो खर्चा है आदमी का वो बंद हो। इंडस्ट्री को मॉडर्न, कॉम्पिटिटिव एंड केयरिंग करना होगा, और इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का एक नारा होना चाहिए, इंडिया इनोवेट्स, इंडिया लीड्स। भारत नए नए आविष्कार करता है और दुनिया का नेतृत्व करता है। पहले हम करते रहे ये काम, हमारे ही ब्रांड्स दुनिया में थे, आज फिर से हमें इसकी तरफ कोशिश करनी है, और इसके लिए एक बहुत मजबूत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी हमने इसमें प्रस्तावित की है। उसके खर्चे कैसे होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, उसका भी पूरा उल्लेख किया है, विस्तार से दिया है। और ये साइंस टेक्नोलॉजी ये किस तरह से स्किल बढ़ा सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकती है, उसका पूरा इसके अंदर उल्लेख किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 बातों पर बहुत बल दिया है हम लोगों ने। एक तो ये कहा है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, सार्वभौमिक करने के लिए मिशन मोड में तेज़ी से काम करेंगे। फिर जो डिजिटल डिवाइड है आजकल देश में, शहर में और गांव में, बड़े स्कूलों में और छोटे स्कूलों में, गरीब स्कूलों में, उसको हम दूर करेंगे। और किसी भी तौर पर डिजिटल डिवाइड ये इस देश में आर्थिक या सामाजिक तौर पर जो आज विभाजन है, विषमता है, उसको दूर करने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत विशेष प्रबंध है इसमें, और साथ ही साथ लोगों को दुनिया का सारा ज्ञान सुलभ हो सके तो ई लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए, ताकि स्कूल के अध्यापक और अच्छे विद्यार्थी उसका लाभ उठाएं, तो एक नेशनल ई लाइब्रेरी बनाने का जिक्र किया गया है इसमें। और देश के, दुनिया के छात्रों से हमारा कंपटीशन कैसा हो सकता है, तो हमारे छात्रों की टैलेंट दुनिया के लोगों को पता लगे, तो उसके वास्ते हम एक मल्टी कंट्री स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाएं, बाहर के बच्चे यहाँ आएँ, और हम प्रतिस्पर्धा में कैसे उनसे आगे जा सकते हैं उसका हम विचार करेंगे। हायर एजुकेशन के बारे में यूजीसी का रिस्ट्रक्चरिंग करके उसे बजाय ग्रांट्स बांटने के हम उसे हायर एजुकेशन कमीशन के तौर पर यूज़ करेंगे। वो ग्रांट्स बांटना नहीं
बल्कि उच्च शिक्षा में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाया गया है कि अध्यापकों की सबसे बड़ी कमी है। विश्वविद्यालयों में कमी है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में कमी है और इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बहुत स्पेशल प्रोग्राम फॉर टीचर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ये किया गया है। फिर हम ये भी चाहते हैं कि शिक्षा, साइंस की शिक्षा और सामान्य शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, टेक्नोलॉजिकल शिक्षा, इंडस्ट्री और सरकार, इसमें एक हमेशा प्रोग्राम ऐसा रहे कि एक दूसरे को क्या आवश्यकताएं हैं उसका पता लगे। इंडस्ट्री की क्या आवश्यकताएं हैं ये इन शिक्षा संस्थाओं को पता रहे, शिक्षा संस्थाओं में क्या नई चीज़ें आई हैं वो इंडस्ट्री को पता रहे, विज्ञान में क्या नई चीज़ हो रही है वो इंडस्ट्री को पता रहे, और ये सब आपस में सरकार के साथ मिल के एक नई हर चीज़ जो सुधार करने की है, हमारे देश में एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल बढ़ाने की है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की है, उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है और इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, इसको आपस में सिंक एक हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा सबको मिल सके, इसके लिए भी तरह तरह के जितने भी साधन हैं, ई एजुकेशन ये बहुत आसानी से दी जा सकती है, दी जा रही है, इसको स्ट्रेंथन करेंगे, पर्पसफुल बनाएंगे और इसके कंटेंट्स ऐसे होंगे ताकि ई एजुकेशन वाला व्यक्ति भी अन्य जो रेगुलर कक्षाएं होती हैं उसकी तुलना में कहीं भी पीछे ना रहे, वो दोनों एक समान बराबर रहें। और इसलिए ई लर्निंग ये एक हमारा विशेष प्रयास रहेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको मिलने वाला है। उनको हम एक कानून बनाना चाहते हैं उनके लिए, राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि उनके अभी कोई अधिकार नहीं है, उनके पास बहुत सी समस्याएं हैं पर उनके निवारण का कोई उपाय नहीं है। तो बिल्डिंग्स कैसी बने, स्कूलों में वो कहाँ से बैठें, सर्विसेज में अगर वो कम्पीट करें तो उसके लिए क्या सुविधाएं हों, तो उनके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने बताया कि हमारे छात्र, हमारे युवा, ये हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और इसके लिए जो हम सीधी बात कहते हैं कि भारत की जो डेमोग्राफी है वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है और उसका हमें सदुपयोग करना है। और वो सदुपयोग करने के लिए हम हर तरह के प्रयास इसमें हमने लिखे हैं, वो आप देखेंगे। माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात मैंने पहले भी कही थी और उसके लिए मदरसा मॉडर्नाइजेशन ये वाजपेयी जी के ज़माने में हम लोगों ने शुरू किया था कि हर एक मदरसा जो चाहे उसे एक साइंस और मैथमेटिक्स टीचर केंद्रीय सरकार अपने खर्चे पर देती थी। हम इसी का और विस्तार करेंगे और मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे ताकि वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा में ही न रह जाएं, बल्कि वो आजकल की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए समाज में एक प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली और अदरवाइज़ एक प्रोडक्टिव फोर्स के तौर पर भी सामने आए। फिर इसमें जो हेरिटेज साइट्स हैं देश में बहुत सी पुरानी, उनके का बिल्कुल क्यूरेट करना, उनकी व्यवस्था करना, डिजिटाइजेशन ऑफ आर्काइव्स उसकी व्यवस्था करना और प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस जैसे उर्दू उसका भी विस्तार करना। वाजपेयी जी के ज़माने में उर्दू, सिंधी, संस्कृत, तमिल इन सब भाषाओं के बारे में बहुत कुछ किया गया था, तो हम उसी तर्ज पर इन भाषाओं के बारे में और बाकी भारतीय भाषाओं के बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि हम परमानेंट इंटरफेथ कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जिससे देश में एक दूसरे के बारे में जानकारी हो, परस्पर विश्वास हो और देश के धार्मिक नेताओं के माध्यम से एक हार्मनी का, समन्वय का, भाईचारे का वातावरण निर्माण हो, सद्भावना देश में फैली रहे। भारतीय जनता पार्टी मैनुअल स्कैवेंजिंग के सख्त खिलाफ है और उसे हम दूर करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है इसमें। और इस देश में जो खुले में शौच करने की आज पद्धति है उसको भी हम बंद कराएंगे। टॉयलेट्स और इसकी दृष्टि से ग्राम में और बाकी जगहों में क्या व्यवस्थाएं होंगी इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। और इसलिए हाउसिंग, वाटर और हेल्थ फैसिलिटीज़ ये उन तमाम बस्तियों में जहाँ
ट्राइबल्स रहते हों या वंचित लोग रहते हों, उसमें पूरा प्रबंध किया जाएगा। इसके बारे में भी इसके अंदर पूरा उल्लेख है। एक नई बात इसमें हमने रखी है इस बार, वो हिमालय के बारे में है, डेजर्ट और कोस्टल क्षेत्रों के विकास के बारे में। अभी तक जो विकास होता रहा है वो केवल दिल्ली सेंट्रल होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो ठीक नहीं है। इसलिए कुछ रीजनल काउंसिल्स बनेंगी स्टेट्स की, जिनके समान समस्याएं हैं, और उनसे भी राय लेकर उनको शामिल करके हम प्लानिंग करेंगे। जो डेजर्ट स्टेट्स हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो पर्वतीय स्टेट्स हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो दलदल वाली राज्य हैं जहां बहुत ज़्यादा पानी मिलता है वो भले ही छोटे होंगे लेकिन उनकी अलग समस्याएं हैं। फिर जो आइलैंड टेरिटरीज़ हैं हमारी, उनकी अलग समस्याएं हैं, और इन सबको आप केवल एक पैमाने से नहीं कर सकते। तो उनकी रीजनल काउंसिल्स बना के उनसे राय मशवरा करके, और वो सब प्रधानमंत्री के कार्यालय से जोड़ी जाएंगी, और वहाँ बराबर उनसे विचार विमर्श होता रहेगा और उसके आधार पर प्लान बनेगा। इसमें से एक बात ये आई है कि हिमालय ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी एसेट है। ये इस हिमालय ने हमारे देश को आकार दिया, इट इज़ गिवन अस अवर शेप। इसने हमें वाटर सिस्टम दिया, इसने हमारी क्लाइमेट दी है, इसने हमारी कल्चर दी है। तो ये, और आज ये हिमालय मुसीबत में है, वहाँ का उसको टुकड़ों टुकड़ों में देखा जा रहा है। कहीं उत्तराखंड का है, कहीं जब कश्मीर का है, कहीं हिमाचल का है, कहीं नेपाल का है, कहीं नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये हिमालय को हम अगर टुकड़ों में देखेंगे तो उसका समन्वित विकास नहीं होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए हिमालय एक इकोसिस्टम है। दुनिया में दो ही इकोसिस्टम्स हैं यूनिक, एक हिमालय और दूसरा अमेज़न बेसिन। और ये अमेज़न बेसिन की चिंता वो लोग करते हैं, लेकिन हिमालय की चिंता हमने नहीं की है। इसलिए एक हिमालय के बारे में निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में और उन तमाम स्टेट्स के साथ मिलकर एक डेडिकेटेड फंड फॉर हिमालयन डेवलपमेंट, एक डेडिकेटेड मिशन उसके लिए, और हिमालय की टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी हिमालय के लिए। वो एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पिछली बारों में देखा हमने कि उत्तराखंड में त्रासदी हो गई, डेवलपमेंट का क्या मॉडल हो, आर्किटेक्ट्स कैसे हों, कहाँ क्या बने, कहाँ कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, होता चला जाता है। और नतीजा ये है कि हिमालय दरकता है। हिमालय की डेवलपमेंट के अभाव में हमारे सारे देश को प्रभावित करता है। हिमालय से जलवायु प्रभावित है, हिमालय से जल स्रोत प्रभावित है, हिमालय से सुरक्षा प्रभावित है। एक हिमालयन रेजिमेंट बनाने की बात कही गई है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि वो सारे हिमालयी स्टेट से राय करके, रिक्रूटमेंट करके उसकी हम सुरक्षा करें। विज़न है इसके अंदर एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का, और उसका जो मुख्य अधिष्ठान हमने रखा है कि आज जो एक वीक लीडरशिप है देश में, आज जो एक पॉलिसी की पैरालिसिस है देश में, आज जो एक दृष्टि का अभाव है देश में, किधर जाना है इसका पता नहीं, और एक इच्छा शक्ति का अभाव है, ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से देश में बिखराव है, देश में अभाव है, और देश प्रगति के मार्ग पर आगे जाने के बजाय पीछे गया है। तो हम इसका जो हमारा थ्रस्ट है वो एक भारत, एक बहुत सशक्त भारत, दृढ़ भारत और श्रेष्ठ भारत। खाली ऐसा ही नहीं कि हाँ हम भी दुनिया में एक हैं, नहीं, हम एक श्रेष्ठ भारत हैं। और उसके लिए जो भी कुछ हमें करना है विद डिटर्मिनेशन एंड विल, वो हम कर सकें, तो उसके लिए एक दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मैनिफेस्टो के द्वारा देश को ये भी निवेदन किया है कि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व का, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, कुशल प्रशासक नेता श्री नरेंद्र भाई के रूप में मौजूद है, और उन्हें हम देश के सामने समर्पित कर रहे हैं देश की सेवा के लिए, देश को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाकर एक अमृतमय भारत के निर्माण के लिए, जो सबके लिए सुख और शांति का संदेश दे, और दुनिया में अभाव और दुनिया के अंदर जो आज सब प्रकार के बिखराव हैं उनको दूर कर सके, और भारत को फिर से अपनी पुरानी गरिमा पर पहुंचा सके। वो हम आज इस घोषणा पत्र के द्वारा उनके विचारों को और उनके नेतृत्व को देश को समर्पित करते हैं। धन्यवाद।